अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के अंदर जो सूरत हाल है, डेवलपमेंट्स हैं, आपने अपने सामने देखी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक थोड़ा सा उस पर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग मिलेगी, उसके अंदर बहुत हैवी ज़ायोनिस्ट इन्फ्लुएंस है। और ये एक फैक्ट है कि इजराइल जो है वो इस वक्त मैक्सिमम कियोस क्रिएट करना चाहता है तुर्की के अंदर, इस हद तक है कि वो तैयब रजब अर्दोगान को अडोल्फ हिटलर से तशबीह देना चाह रहा है। जाहिर बात है वो हॉलोकॉस्ट और इस तरह की फाशिज्म की सारी तारीख को दोहराता रहता है कॉन्स्टेंटली, गिल्ट ट्रिप पे लोगों को डालने के लिए। लेकिन बहरहाल ये बज़वर्ड्स अब काम नहीं करेंगे। आई थिंक इजराइल की ये टर्मोइल क्रिएट करना और कियोस क्रिएट करना इज़ लिटिल टू लेट, बिकॉज वो ज़माना अब गया, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हाथ से गया। अब आप ब्राउबीट और तंग नहीं कर सकते एक मुल्क को जब तक कि आप फिजिकल अनरेस्ट ना वहाँ क्रिएट करें। तो टर्की के अंदर हुआ कि तैयब रजब अर्दोगान के खिलाफ जो अपोजिशन एग्जिस्ट करती है, अपोजिशन पार्टीज के कुछ लोगों की, इसमें स्पेसिफिकली इमामोग्लू जो इस्तांबुल का मेयर है, उसकी लीडिंग डिग्री की कैंसिल होगी, डिग्रियाँ कैंसिल होगी इन लोगों की, और डिग्री लाजमी होती है इनके क्राइटेरिया को मीट करने के लिए पब्लिक ऑफिस के। और रेड हुई, वो अरेस्ट हो गए, वो लोगों को सारा मामला हुआ। तो अपोजिशन के लोगों ने क्या किया कि जाके एक प्रोटेस्ट में कियोस क्रिएट कर दिया मुल्क के अंदर। इवन इस हद तक के मसाजिद के अंदर जाके बेहुरमतियाँ की, शराब की तोड़फोड़, शराब पी तोड़फोड़ कर दी। इसके जवाब में, इस बेहुरमती, इस बेहुदगी के जवाब में, तोड़फोड़, आग लगाने के जवाब में पुलिस ने फिर इन पर धावा बोला और ठीक ठाक फिर इनको मतलब तबीयत साफ कर दी। और ये ऐसे नहीं है कि फौरन पुलिस ने मारना शुरू कर दिया हमारे मुल्कों की तरह। 2-3 दिन उनका तमाशा विटनेस किया उन्होंने, और जब उनका तमाशा पीक पे पहुंच गया तो फिर पुलिस ने जब मसाजिद की बेहुरमती शुरू कर दी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, फिर पुलिस ने उनकी तबीयत साफ कर दी। अब अर्दोगान का मसला क्या है? अर्दोगान मुसलमान है और मजहबी प्रैग्मेटिज्म उसका एक, आप पॉलिटिक्स का फ्लेवर है, आप कहेंगे कि मजहबी टच और प्रैग्मेटिज्म का। उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसकी अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी और टर्की की अनप्रेसिडेंटेड फॉरेन पॉलिसी विंस बैक टू बैक जो ली जा रहा है कि वो यूक्रेन की जंग को, रशिया की जंग को सही तरह लेवरेज कर पा रहा है। ना वो यूक्रेन का यार है, ना वो रूस का यार है। अजरबैजान आर्मीनिया की जंग के अंदर भी वो नेटो का फ़ायदा उठाते हुए अपना असला, अपने असर रसूख फैला रहा है रीजन के अंदर, अपने एलाई को हेल्प कर रहा है अजरबैजान को। सीरिया के अंदर उसने एक हिस्टोरिक विक्ट्री अचीव कर लिया, हिस्टोरिक विक्ट्री। उसने कुर्दों के साथ जो 70-80 साल से लड़ रहे हैं, उसके साथ उन्होंने सुलह करवा ली, सीरियंस, कर्ड्स और टर्क्स की। एक डिक्लेयर्ड सुलह हुई ना पीकेके वगैरह के साथ। अब वो सीरिया को रिकॉन्साइल करेंगे। अब ये बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। माजरत के साथ मेरी राय में, आई नो आप कुछ लोग अफेंड हो गए सुन के, पीटीआई वाले और ईरान के सपोर्टर जो होते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा ईरान की जो एक्सेस था, जो शिया फर्टाइल क्रेसेंट था, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक एक अलायंस बन सकती है टर्की और सीरिया की रीजन के अंदर, बिकॉज उनके रीजन के अंदर स्टेक्स ज़्यादा हैवी हैं, वो नेटिव हैं ज़्यादा, वो एक अक्सरियत तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं जो सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ की, और उनके हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं टू द लैंड। तो रीजन के अंदर, और टर्की की एक रूलिंग सीट भी होती थी इस रीजन के अंदर, सीरिया और शाम के रीजन के अंदर। सो सीरिया के बाद अब इजिप्ट का थ्रेट सर पे लटक रहा है, और एक स्टेबल टर्की जो है वो इजराइल और उसके एलाइज को सूट नहीं करता। तो आप ऑनलाइन देखेंगे और आप मीडिया चैनल्स में स्ट्रीम में देखेंगे, इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि एक नैरेटिव बना के पेश करे कि अर्दोगान जो है बड़ा। अब अर्दोगान की वैल्यूज एज ए डेमोक्रेट को मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, एंड आई कैन से कि एक एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप है, लेकिन सिविलियन डिक्टेटरशिप है। तो हकीकत ये है कि आप डिक्टेटर से और इन चीज़ों से तशबीह तो दे पाएंगे, लेकिन वो कोई मिलिट्री स्ट्रांग मैन नहीं है, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। अर्दोगान एक सिविलियन लीडर है, और वो अपनी पॉपुलर बेस को मेंटेन करते हुए ये बात कर पाता है। आज तक एक मेजॉरिटी टर्की के अंदर, चाहे वो रूरल पॉपुलेशन हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो उसको सपोर्ट करते हैं। सेकुलर नेशनलिस्ट, लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट और कर्ड जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, वो सिर्फ मेन अर्बन सेंटर्स के अंदर क्यों है? क्या वजह है कि वो सिर्फ अपनी पनाह जो है वो वेस्टर्न एक्सिस के साथ पाते हैं? और माइंड यू, जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेकुलर नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट और सो कॉल्ड कर्ड रेवोल्यूशनरीज, ये इंतहाई रेसिस्ट लोग हैं और ये एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को भी ये पसंद नहीं करते। और ये सारे बुनियादी तौर पे सीरिया के रेफ्यूजीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थे और कर्ड रेफ्यूजीज़ के भी बहुत ख़िलाफ़ थे। 6 मिलियन के करीब सीरियन रेफ्यूजीज लिए थे ना उन्होंने। ये बहुत नफरत करते हैं, उनको शिद्दत से नफरत करते हैं और अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। ये बाकी तुर्की के लोग हैं जो अर्दोगान की बेस है, जो मेजॉरिटी है, जो अपना, जिन्होंने दिल खोला, अपना घर खोला, अपनी मार्केट खोली सीरिया और कर्ड्स के जो मस्कीन रेफ्यूजी लोग थे उनके लिए। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज हॉच पॉच कि मार्क्सिस्ट को इजराइल सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि टर्की में वो फसाद क्रिएट करे, क्योंकि बेसिकली इस तरह की जो माइनॉरिटी पॉलिटिकल आप कह लें स्ट्रेंस होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
फिफ्थ कॉलमिस्ट का रोल ही अदा कर सकते हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी ही क्रिएट कर सकते हैं। वो कोई एक्चुअल इफेक्टिव मीनिंगफुल मानीखेज रेवोल्यूशन नहीं बर्पा कर सकते। इसी तरह जो कमालिस्ट और सेकुलर नेशनलिस्ट का दौर था टर्की के अंदर, वो एक ब्लिप था टर्कमैन हिस्ट्री के अंदर। जो तुर्कमान लोग हैं उनकी तारीख में एक छोटा सा ब्लिप था। हमें ऐसे पढ़ा के पेश करते हैं कि जैसे कि वो ही उनकी तारीख का मजमूआ है, जैसे कि तुर्क तारीख के अंदर जो बड़े बड़े तुर्क जंगजू और बादशाह और उलमा और इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, उनकी तारीख का सबसे बड़ा बुर्ज तो है ही कमाल अतातुर्क। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि टर्क नेशनलिज्म, जो एथनिक नेशनलिज्म है, वो अब मजहबी तारीख और ऑटोमन तारीख से खाली नहीं रह सकता। कुर्द इतने वेल इंटीग्रेट हो गए कि नौरूज़ को सरकारी हॉलीडे तक बना लिया टर्की ने। वो अर्दोगान ने भी पिछले दिनों जंप लगाई है ना आग के ऊपर से जाके। तो भाई उन्होंने अपनी और वो आइडेंटिटी एक ही है जिसको वो टर्किश नेशनलिज्म कह लें, उसको उसका मजहबी टच कह लें, उन्होंने वो कामयाबी से पुल ऑफ कर लिया बहुत डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स के साथ। अब ये इसराइल को हज़म नहीं हो रहा, ये सीधी सी बात है। और अब इसके अंदर जो इवेंट्स सामने आए हैं उसके अंदर यही है कि यूरोप की साइलेंस के ऊपर भी इसराइल को बहुत बड़ा एक वो है क्या कहेंगे उसको, वो प्रेशर टैक्टिक के तौर पे यूज़ कर रहा है। क्योंकि यूरोप की साइलेंस जो है वो टर्की मेंटेन करता है कि उसने रशिया को आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया, रशिया के जहाज़ गिराए हैं, रशिया के खिलाफ ड्रोन सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, ठीक है ना, और मेंटेन भी करता है रिलेशनशिप रशिया के साथ। उसके बावजूद अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में नेटो की, यूयू की टर्की का इंस्ट्रूमेंटल रोल है। सीरिया का मामला उसने इतने नीटली हैंडल किया है। सो ईयू नीड्स टर्की, नेटो नीड्स टर्की, और ये बात अब इसराइल को हजम नहीं हो रही। इसराइल वहाँ डोमेस्टिक फसाद क्रिएट करना चाहेगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइप्रस का जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो ऑटोमन हिस्ट्री का एक हिस्सा है और टर्क्स उसको क्लेम करते हैं और ग्रीस भी उसको क्लेम करता है और यूरोप उसको रिक्लेम करना चाहता है। इसी तरह माल्टा भी एक एंटिटी है, बट माल्टा को छोड़कर साइप्रस का ज़्यादा मसला है। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मिलिट्री बिल्टअप हो रहा है, नेटो का बहुत बड़ा यूरोपियन बिल्टअप हो रहा है, बिकॉज वो टर्की को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे देखते हैं। चाहे वो जब ऑटोमन एम्पायर था यूरोप के दिल में खंजर इस्लाम का, चाहे वो मेडिटेरेनियन का ग्रीस के, भाई दिस इज ग्रीस, ट्रॉय यहाँ पे है, दिस इज द होली रोमन एम्पायर, बिजेंटियम के ऊपर बैठे हुए हैं मुसलमान, और वो भी टर्कमैन्स, वो उधर से आए हैं सेंट्रल एशिया से। तो ये ज़ख़म यूरोपियन क्रिश्चियनडम का नहीं ख़त्म हुआ और वो टर्की को ही इसका हदफ बनाती है। और साइप्रस जो है इसका बैटल ग्राउंड बन सकता है पोटेंशली। वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ग्रीस और टर्की के दरमियान, और ग्रीस की IMF के सामने शिकस्त और जो ग्रेग्जिट की नाकामी थी वो मजबूर करेगी कि ग्रीस को लाइफ लाइन और ड्रिप दे के रखने के लिए ग्रीस को एक वॉर बेस्ड इकॉनमी बनाया जाए और एक वॉर का वो बनाया जाए, आप कह लें सैटेलाइट जंपिंग प्लेटफॉर्म EU की लड़ाई के लिए। क्योंकि ग्रीस की इकॉनमी तो बर्बाद होगी, इंडस्ट्रियल बेस तो बर्बाद होगी। EU यूरोजोन ने सारी इंडस्ट्रियल बेस जो ग्रीस की थी उठा के जर्मनी फेंक दी, और जर्मनी आज इंडस्ट्रियल हब है पूरे यूरोजोन का। तो वो इंडिविजुअलाइज स्पेशलाइजेशन का नुकसान ये हुआ क्योंकि हैवी इंडस्ट्री ग्रीस के अंदर रही नहीं है, तो ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया, बोरोइंग बहुत बढ़ गई, और आज ग्रीस का हाल देख लें आप। तो ग्रीस के पास एक रास्ता था IMF को ठुकराने का, 2017, 18, 15, 16 की मुझे बात याद नहीं आ रही थी, 14-15 की बात है, बट ग्रीस घुटने टेक गया, ढेर हो गया, और अब वो हमेशा की तरह इस तरह पाकिस्तान गुलामी में मुब्तला है, वो मुब्तला रहेगा, और उस गुलामी में उसको EU की, यूरोपियन कोल एंड ऑयल कमीशन की इताअत करनी पड़ेगी। और वो उस इताअत के अंदर एक तो उसकी एथनिक और कुछ हिस्टोरिकल मतलब उसके पास जवाज़ भी है दुश्मनी का टर्की के साथ, और अब फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होगा।
सो टर्की के ख़िलाफ़ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि टर्की को बिल्कुल नलिफाई कर दिया जाए, ये सूरत हाल क्रिएट की जा रही है। और अर्दोगान की रजीम को और आकापा पार्टी जो AKP पार्टी, उनको नज़र आ रहा है कि अगली हुकूमत फॉर्म करने में उन्हें मसला आएगा, बिकॉज जो फिफ्थ कॉलम और अपोजिशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दी गई है टर्की के अंदर पिछले 10-20 सालों के अंदर। इसके अंदर अपनी गलतियाँ भी उनकी शामिल हैं। प्राइमरली आई वुड से जो इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट हुई हैं IMF की वजह से, अप टू 50% जो है बोरिंग रेट हो गया था टर्की के अंदर। तो उसके जवाब में अब मज़े की बात ये, मैंने पहले PTI वाले और का जिक्र किया और ईरान वाले भाइयों का जिक्र किया। ईरान के सपोर्टर टर्की से नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि तकफीरी वहाबी और क्या क्या हैं हम, तकफीरी वहाबी और ये सब ने सीरिया और टर्की का वो कर लिया है कब्ज़ा, और हमारी जो वो एक लड़ाई थी इसराइल के ख़िलाफ़ उसको रोक दिया। और PTI वाले क्यों नाराज़ हैं, जो कि कभी तक धड़कते थे और सांस लेते थे कि अर्दोगान और इमरान खान ही तो भाई हैं सगे, वो कहते हैं कि अर्दोगान तो बड़ा भगोड़ा निकला, बड़ा मुनाफिक निकला, और अब देखो ये भी वही कुछ कर रहा है जो पाकिस्तान की रियासत करती है। पाकिस्तान हटा दें और कहें बस रियासत करती है, आप ये लिख दें। बहरहाल ये जो आई डोंट वांट टू जस्टिफाई दिस एक्शंस, मेरे लिए आइडियल नहीं होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी इंटरेस्ट ग्रुप है टर्की के अंदर, स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो बड़े खुश हैं इस क्रैकडाउन से। ऑपोजिशन के पसंद नहीं करते दूसरे को, बहुत शदीद इनके अंदर फॉल्ट लाइन है। तरीक़ाकार मेरे ख्याल में ठीक नहीं है ये, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। बट ये कोई लेवरेजिंग देखते हुए अर्दोगान ने मूव किया है, ये कंसिडर करते हुए कि दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्पीड से किस तरफ एक डायरेक्शन में जा रही है। अब ये सिविल लिबर्टीज़ क्रैकडाउन वैकडाउन होना, या अपोजिशन मिशन, ये सब मेरा ख्याल है थिंग ऑफ द पास्ट है। तो यार ये क्या, ये इलेक्शन वैक्शन का खेल कूद करते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी, मैं तो कहता हूँ यार बस ये नहीं कि टेम्पररी जड़ से उखाड़ दें, नया निज़ाम बना दें। कोई इस तरह का ना मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे डोंट कोट मी। बाकी टर्की यार कुछ इस पर कोई बात बता दीजिएगा यार। बहरहाल मुझे कोट ना करना यार, मैं जोक कर रहा था पिछली बात में, लेकिन है ये सीरियस मामला, क्योंकि जो इजराइल का मामला जिस तरफ बढ़ता जा रहा है, जो ये लड़ाई, इसकी आग जो फैलती जा रही है, ईरान भी पोटेंशियली थ्रेट के अंडर आ गया है, पाकिस्तान उसकी तपिश में आ सकता है, और इस रीजन में जो फैल रही है लड़ाई, जॉर्डन का आपने तमाशा देखा जो अमेरिका ने बनाया। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जब बिल्कुल आखिरी फड़फड़ाहट होती है ना जान की, तो सबसे ज़्यादा खप और शोर मचाती है चीज़, जो जानवर ज़िबा हो रहा होता है ना, तो ये अमेरिका की जो आप कह लें बेहुदा और नंगी और उरिया किस्म की अमेरिका इसराइल की सपोर्ट इस वक्त वो कर रहा है ना, ये बड़ी अच्छी निशानी है एक सेंस में। ये बिल्कुल लास्ट डिच डेस्परेशन जो होती है ना, इसके अंदर जानवर जो है वो सबसे ऊंचा बिलबिलाता है। तो इस बिलबिलाने पर और इस खप पे अर्दोगान ने एक प्रेडिक्शन दी और एक स्टेटमेंट दिया। मैं तो कहूँगा अर्दोगान साहब ने फरमाया कि अगर मगरबी ताकतें और अमेरिका यहाँ से हट जाएं, और जो कि वो हट जाएंगी, तो इजराइल इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ तुर्की के रहमो करम पे होगा। और ये बात वाकई में मिलिट्री इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से और जोग्राफियाई क़ुव्वत और ताकत के अतबार से सच है, बिल्कुल सच है। और ईरान से और ईरान के जो एक वो जो मिलिशिया ग्रुप्स के थ्रेट से ज़्यादा कई गुना पोटेंट थ्रेट है। और ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और जनरली ह्यूमैनिटी के लिए भी पोटेंशली। बिकॉज साद ने बहुत खूबसूरत बात की थी, वो कल हम फ़ोन पे बात करते, साद होते हैं हमारे साथ, कि क्या मॉरल लेसन जाएगा पूरी दुनिया को कि अगर इज़राइल नंगी उरियाँ अनफिल्टर्ड ताकत और जुल्म का इस्तेमाल करके एक मटेरियल विक्ट्री गेन कर ले। यानी वैसे तो उनको शिकस्त है आखिरत के अतबार से, जो उन्होंने अपनी आकबत के साथ कर लिया, लेकिन अगर वो दुनियावी तौर पे मटेरियल तौर पे उसको ग्लोबल कम्युनिटी रिवार्ड कर दे, वो विन कर जाए और उसको रिकग्नाइज कर लिया जाए अपनी जेनोसाइड के बावजूद, तो आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ग्लोबली। चूँकि प्रेसिडेंट्स को और नॉर्म्स को पिछले 1-1.5 साल में इतना ग्रोसली वायलेट किया गया, तो आप ये रिज़ल्ट देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर अब कोई अपोजिशन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई ये सब नहीं। तो इंटरनेशनल लॉ की हद तक भी अब मेरा ख्याल है ये चैलेंज हो जाएगा और दुनिया जो है एक बड़े शदीद ट्राइबलिज़म और बारबरिज़म की तरफ जा रही है। और इसका एक ही दोषी है, इसराइल और उसका एलाय अमेरिका। आपका सुनने का शुक्रिया।